परिच्छेद 7। 3 महल। उत्तर भारत में मौसम के अनुसार शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु 3 ऋतुएं होती है। शीत ऋतु 4 महीने का होता है। इसमें बहुत शीत यानी ठंड होता है। ग्रीष्म ऋतु 4 महीने का होता है। यह 4 महीना भी ज़्यादा गर्म होता है। बारिश ऋतु में भी बहुत वर्षा होती है। इसीलिए संपन्न लोग अपने को अयोग्य ऋतुओं से बचने के लिए अपने रहन सहन की व्यवस्था मौसम के अनुसार करते हैं, नहीं तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। महाराजा शुद्धोधन भी अपने संतान के लिए 3 ऋतुओं के योग्य उद्यान एवं महल तैयार किया। उस महल को रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ नाम से जाना जाता है। रम्य, सुरम्य, शुभ नाम से जाना जाता है। रम्य महल सिद्धार्थ राजकुमार को शीत ऋतु में रहने के लिए बनवाए हुए महल को रम्य नाम दिया गया। रम्य महल 9 मंजिलों का था। शीतल हवा अंदर प्रवेश न होने देने के लिए दरवाज़ा, खिड़की उसी हिसाब से तैयार किया गया था। भित्ति चित्र ज़्यादातर आग से संबंधित घटनाओं से संबंधित चित्र से अलंकृत किया गया था। फर्श पर कंबल जैसे वस्तुओं से सजाया गया था। महल का पर्दा, सोफा जैसे सभी वस्त्र कंबल से ढका था। रम्य महल का तापमान बराबर रखने के लिए दिन में दरवाज़ा, खिड़की खुला रखते थे और शाम को बंद कर देते थे। सुरम्य महल ग्रीष्म ऋतु के लिए बनवाया गया महल का नाम सुरम्य दिया गया। यह महल 5 मंजिला का था। लंबा खिड़की, लंबा दरवाज़ा और जाली वाले खिड़की के साथ साथ भित्ति चित्र में कमल जैसे पानी में होने वाले सभी पुष्पों का चित्रांकन किया गया। पर्दा व चादर जैसे वस्त्र मलमल कपड़ों से सजाया। ज़मीन पर भी ऐसे ही कपड़ों से सजाया। जगह जगह पर बारिश जैसे पानी गिरने के लिए यंत्र लगा दिया। जगह जगह पर तालाब खुदवाकर तालाबों में पानी भरवाकर पंच पद्म 5 प्रकार के कमल का रोपण किया। महल का दरवाज़ा, खिड़की दिन में बंद कराकर रात में खुलवाते थे। शुभ महल वर्षा ऋतु में रहने के लिए बनवाए हुए महल को शुभ महल का नाम दिया। शुभ महल भी 7 मंजिले का था और इस महल को ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया। इस महल के भित्ति चित्र में पानी, जलज पुष्पों जैसे चित्रों का चित्रांकन किया गया था। वर्षा की दिशा के अनुसार दिन और रात को दरवाज़ा, खिड़की बंद करने की व्यवस्था की गई थी। इसी 3 महल में बोधिसत्व सिद्धार्थ तीनों ऋतुओं में पंचकाम संपत्ति का पूर्ण आनंद लेते हुए तरुण युवावस्था को प्राप्त किया। रम्य, सुरम्य व शुभ तीनों महलों का खंडहर वर्तमान समय में लुम्बिनी उद्यान से 50 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय के तराई क्षेत्र में नेपाल अभी भी देखने को मिलता है। विवाह मंगल। एक दिन महाराजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के सभागार में अपने अमात्य मंडल के साथ राज्य के विकास जैसे कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ वयोवृद्ध शाक्य राजकुमार राजा शुद्धोधन के पास आकर कहा कि महाराज, निमित्त ब्राह्मण परिषद के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ को गृहस्थ जीवन बिताने से चक्रवर्ती राजा होने का दोनों बातें कही है। हम लोगों को के राजवंश में कभी भी कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हुआ, इसलिए हम सभी की पूर्ण इच्छा है कि राजकुमार सिद्धार्थ को एक चक्रवर्ती राजा के रूप में देखना है और ऐसा होने से हम लोग एवं हमारा राज्य भी पूजित होगा। इसीलिए राजकुमार का एक योग्य राजकुमारी के साथ विवाह कर देने का भी समय आ गया है। शुद्धोधन महाराजा भी अपनी सहमति प्रकट करते हुए योग्य राजकुमारी को तलाशने का सभी से अनुरोध किया। कई राजा लोग खड़े होकर कहे कि योग्य राजकुमारी अपने पास है, यदि राजा शुद्धोधन चाहे तो उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ आसानी से किसी के बात पर आने वाले नहीं थे। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने कहा कि हम लोग राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाकर अपनी मन की बात प्रस्तुत करेंगे। इसी के अनुसार महाराजा शुद्धोधन के साथ शेष राजा लोग जाकर राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी बात बताई। राजा लोगों की बात सुनकर अपना जवाब देने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने 7 दिन का समय मांगा था। तत्पश्चात बोधिसत्व सिद्धार्थ अकेले बैठकर 7 दिन तक अपने दिमाग से विवाह के बारे में चिंतन मनन किया। काम संपत्ति में दोष का अंत नहीं है। कलह
बैर, शोक, दुख और झंझट के लिए काम संपत्ति प्रधान है। काम संपत्ति भयंकर है, खाने के बाद तुरंत मरने वाले विषफल जैसे है, अग्नि ज्वाला जैसे है, तलवार के धार जैसे है। इसलिए काम का संपत्ति भोगने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं है और स्त्री के बीच में भी जिंदगी बिताना हमारी इच्छा नहीं है। जंगल में जाकर ध्यान समाधि सुख संपन्न जिंदगी बिताने के लिए मन लगता है। ऐसा सोचकर सिद्धार्थ बोधिसत्व के मन में आया कि हमारी यह बात कभी भी हमारे पिता महाराजा शुद्धोधन मानेंगे नहीं। इसीलिए जो हमारे मन में है यह सभी बातें एक पत्र के माध्यम से लिखित भेजूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ पत्र में लिखा कि मेरे लिए योग्य राजकुमारी को खोजते समय निम्न प्रकार के सद्गुणों से परिपूर्ण संपन्न होना चाहिए। अपनी रूप सौंदर्य से अहंकारी ना हो, एक माँ और एक बहन जैसे मैत्री चित्त से परिपूर्ण होना चाहिए। शमन, ब्राह्मण आदि पूज्य लोगों को दानादि का सत्कर्म में निपुण होना चाहिए। आडंबर, गुस्सा, छल, कपट, ईर्ष्या, बेईमानी जैसे दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। हड़बड़ी नहीं होना, खाने पीने के सामग्री में लालची नहीं होना, गाना नृत्य आदि के बीच में जाने का मन नहीं होना, सुगंध आलेप जैसे सामग्री के लिए लालच नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों की कीमती वस्तु देखकर उसका लालच नहीं करना चाहिए। सत्यवादी होना, संपन्नता में घमंडी नहीं होना, विपत्ति के समय में पश्चाताप नहीं करना, सदैव मध्यस्थता पूर्वक लज्जा, भय आदि अष्टमंगल गुणों से परिपूर्ण होना, चित्त, काय, वचन तीनों द्वारा पवित्र होना, आलसी नहीं होना, पूछ कर कार्य करना, ज्ञाति आचार्य लोगों का आदर सम्मान पर गर्व करना जैसे गुणों से संपन्न एक कुमारी के मिलने से उसे स्वीकार करूंगा। ऐसा लिखकर सिद्धार्थ ने महाराजा शुद्धोधन के पास पत्र भेज दिया। महाराजा शुद्धोधन पत्र पढ़कर पुरोहित ब्राह्मणों को बुलाकर इस पत्र में अंकित गुणों से युक्त कन्याकुमारी को खोजने के लिए कहा। राजा ने कहा कि इस पत्र में लिखित गुणों से संपन्न कोई कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र होने से स्वीकार करूंगा। मेरा पुत्र सिद्धार्थ कुल, वंश, गोत्र भेद के बारे में कुछ भी नहीं मानता है। पुरोहित ब्राह्मण पत्र लेकर एक योग्य कन्या को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके पश्चात भी पुरोहित ब्राह्मण धैर्य नहीं खोया। एक दिन पुरोहित ब्राह्मण भ्रमण करते हुए एक राजवंशिक के घर पहुंच गए और उसी घर में रूप संपत्ति से परिपूर्ण एक राजकन्या को देखा। नहीं कुमार कुर्लितिको न गोत्रार्थिका गुणार्थिक एवं कुमार ललित विस्त्र, पेज नंबर 98। ब्राह्मणिक क्षत्रिय कन्या वैश्य शूद्री तथैव च यस्य यते गुणा सन्तीथ से कन्या प्रवेदयं न कुलेन न गेत्रिणं कुमारो मम विस्मितं गुणे सत्योवं धर्मे च तंत्रास रमते मनंग। ब्राह्मणों को सामने आते हुए देखकर कन्याकुमारी उनके पास आई और पैर छूकर उनसे पूछा, आप लोगों को क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने राजकुमारी को राजकुमार सिद्धार्थ का पत्र दिखाया। कुमारी यशोधरा पूरा पत्र पढ़ने के बाद कहा कि इस पत्र में जो लिखा है वह सभी गुण मेरे में है। राजकुमारी यशोधरा ने कहा कि सिद्धार्थ मेरा ही स्वामी होगा। मेरी बात महल में जाकर राजकुमार के सामने रखना, उनके अलावा मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। राजकुमारी यशोधरा सुप्रबुद्ध राजा के शुद्धोधन महाराजा के सहोदरी की पुत्री थी। ब्राह्मण लोग महल में जाकर राजा शुद्धोधन को राजकुमारी यशोधरा के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि बहुत सी स्त्रियां अपनी अवगुण को छिपाकर जो उसके पास नहीं है ऐसे गुण दुनिया को दिखाती है, इसलिए अपने लिए एक कुमारी को खोजकर निर्णय लेने का काम स्वयं सिद्धार्थ को सौंपते हैं। यह सोचकर राजा के मन में एक विचार आया। राजा शुद्धोधन ने बहुत सा सोने का आभूषण बनवाया और सिद्धार्थ से कहा कि शाक्य परंपरा के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए कहा और बोला, जो सिद्धार्थ का दिल जीतेगा उसी को यह समस्त आभूषण देना। एक सप्ताह बाद कपिलवस्तु राज्य में सभी शाक्य वंश के लोगों का एक आदान प्रदान का शिष्ट संपन्न समारोह का आयोजन हुआ था। उसी दिन सभी राजकुमारियों को कीमती गहने प्रदान करने की घोषणा किया। 7वें दिन राजकुमार सिद्धार्थ उस स्थान पर जाकर अपना आसन ग्रहण किया। राजा शुद्धोधन ने अपने ढंग से राजपुरुषों को कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ का ध्यान ज़्यादा कौन सी राजकुमारी की तरफ जाएगा, हमको बताना। राजकुमारियाँ एक के बाद एक राजकुमार के सामने आती गई। बोधिसत्व सिद्धार्थ राजकुमार के रूप संपत्ति के कारण कोई भी राजकुमारी सीधे राजकुमार की तरफ देखने का साहस नहीं किया। सिरे नीचे करके सिद्धार्थ के पास आई और जो सिद्धार्थ ने दिया उसे लेकर चली गई। सिद्धार्थ भी जो
जिसको देना था उसे देता गया और किसी भी राजकुमारी की तरफ देखा नहीं। यह पूरी घटना सभी अमात्य लोग देख रहे थे। अमात्य लोगों ने आपस में बात किया कि यह आश्चर्य की बात है कि दिव्यांगना जैसे राजकुमारियों को देखने के बाद भी कुमार सिद्धार्थ थोड़ा सा नज़र भी नहीं घुमाया, थोड़ी हंसी भी मुंह से नहीं निकला। यह राजकुमार किसी के वश में नहीं आने वाला है। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी यशोधरा आकर सिद्धार्थ के पास जाकर उसके तरफ देखती ही रह गई और जो सबको देने के लिए आभूषण बनवाया गया था उस समय तब तक सब समाप्त हो गया था। यशोधरा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजकुमारी यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाकर हंसते हुए कहा, राजकुमार आप हमें भी कुछ देंगे कि नहीं? मैं तो आपसे कुछ लेने के लिए सोचकर आई हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपका सम्मान इज्जत करता हूँ, लेकिन जो देना था वह सब समाप्त हो गया और आप बहुत देर से आई है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए अपनी उंगली से एक सबसे कीमती अंगूठी निकालकर यशोधरा के हाथ में रख दिया। राजकुमारी यशोधरा ने राजकुमार सिद्धार्थ से पूछा कि मैं यह अंगूठी पहनने के लिए योग्य हूँ या नहीं, इसे स्वीकार कीजिए। यशोधरा ने कहा कि आपका अंगूठी लेकर आपकी उंगली खाली करना नहीं चाहती हूँ, आपको हम लोग सबसे संपन्न आभूषणों से सुशोभित करेंगे। यह कहकर सिद्धार्थ को नमन करने के बाद यशोधरा चली गई। राजा शुद्धोधन के आदेशानुसार सभी राजपुरुष ध्यान से सभी घटना को देखते रहे और शाम के वक्त सभी राजपुरुष राजा शुद्धोधन के पास जाकर कहा कि महाराज, कुमारी यशोधरा सिद्धार्थ के नज़र से नज़र मिलाकर बात की। राजा शुद्धोधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कुमारी यशोधरा के पिताजी को यह संदेश भेजा कि आपकी पुत्री मेरे राजकुमार के योग्य है। शुद्धोधन महाराजा की खबर मिलने के बाद यशोधरा के पिताजी ने राजा शुद्धोधन को जवाब भेजा, आर्य आपका पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में ही सौम्यशीली से बड़ा हो गया। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को हम लोगों की कन्याओं का दान देने की रीति नहीं है, यह हम लोगों का कुल धर्म है। आपका पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ कुछ नहीं जानता है, जैसे तलवार धनुष्य चलाना नहीं जानता है, इसीलिए आपका यह प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। यह खबर सुनकर राजा शुद्धोधन चिंता में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिताजी का उदासीन चेहरा को देखने के बाद पूछा कि पिताजी आप इतना उदास क्यों हैं? राजा शुद्धोधन ने उत्तर दिया कि इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ के तीसरी बार पूछने के बाद राजा शुद्धोधन ने सत्य बता दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी मेरे साथ शिल्प शास्त्र का कोई भी व्यक्ति प्रतियोगी नहीं बन सकता है। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत खुश हो गए। राजा ने पूछा कि यदि तुम तैयार हो तो? सिद्धार्थ ने बोला, मैं शिल्प शास्त्र प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। राजा शुद्धोधन ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाया कि आज से 7वें दिन राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा शिल्प प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण सभी देशवासियों को और राज परिवारों को भी उस स्थान पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। घोषणा के अनुसार नियमित दिन में काफ़ी भीड़ एकत्रित हुआ। राजकुमार देवदत्त भी प्रतियोगिता स्थान के लिए रवाना हो गए। वैशाली के लिच्छवी राजाओं द्वारा राजकुमार सिद्धार्थ को एक सफ़ेद हाथी का बच्चा भेंट किया। उस सफ़ेद हाथी के बच्चे को महावत उस प्रतियोगिता वाले स्थान पर लेकर आए। राजकुमार देवदत्त ईर्ष्या से अपने पैर द्वारा बहुत जोर से सफ़ेद हाथी के बच्चे को मारा। सफ़ेद हाथी का बच्चा उसी स्थान पर मर गया। कोई भी व्यक्ति हाथी के बच्चे के मृत शरीर को हटाने का हिम्मत साहस नहीं किया। यह दृश्य देखकर नंद कुमार का मन शोकाकुल हो गया और कंपित हृदय से सफ़ेद हाथी के बच्चे के मृत शरीर को सड़क के किनारे कर दिया। घटना के बारे में सूचना मिलने से राजकुमार सिद्धार्थ नंद कुमार का प्रशंसा किया है। मरे हुए हाथी के बच्चे के मृत शरीर को उठाकर सिद्धार्थ राजकुमार ने स्वयं ऊंचा दीवार के उस तरफ रख दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि यदि यह सड़ गया तो पूरे शहर को नरक बना देगा। सिद्धार्थ का यह सत्कार्य देखने के बाद वहां पर उपस्थित जनसमूह काफ़ी प्रसन्न हो गए। जहां सिद्धार्थ ने सफ़ेद हाथी के मृत शरीर को फेंका था उस जगह को हस्तिगर्ता के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञ समूह के सामने सिद्धार्थ राजकुमार अक्षर शास्त्र, संख्या शास्त्र आदि शास्त्रों में भी सबको पराजित किया। इसके बाद दौड़, कूद, तलवार, धनुष्य जैसे शिल्पी को सबके सामने दिखाया। सभी प्रतियोगिता में राजकुमार सिद्धार्थ का ही विजय हुआ। सिद्धार्थ राजकुमार का अतिदक्ष शिल्प कला के प्रदर्शन के बाद कुमारी यशोधरा के पिताजी काफ़ी प्रसन्न हुए, लेकिन ब्राह्मणों की भविष्यवाणी के कारण उन्होंने सोचा यदि सिद्धार्थ कुमार घर त्याग कर भिक्षु बन गया तो हमारी पुत्री का क्या होगा। लेकिन अपने दिल की बात किसी को भी न बताकर पुत्री यशोधरा के पास जाकर कहा कि कुमार सिद्धार्थ किसी भी दिन गृहस्थ जीवन छोड़कर एक सन्यासी का जीवन बिताएगा।
आसित ऋषि एवं बाकी ब्राह्मण विद्वानों की बात सभी लोग जानते हैं। यदि मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दिया तो कुछ ही दिन पश्चात तुम विधवा हो जाओगी। इसीलिए इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं देनी है। लेकिन कुमारी यशोधरा ने अपने पिताजी से कहा कि यदि मुझे शादी करनी है तो मैं केवल सिद्धार्थ से ही शादी करूंगी, चाहे वह शादी के एक दिन बाद ही घर त्याग कर सन्यासी बन जाए। और कुमार सिद्धार्थ ने भी कहा कि यशोधरा को छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी। सिद्धार्थ कुमार का विवाह 16 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात हुआ था। पाली अट्टकथा का विवरण है, लेकिन कुछ महायान ग्रंथों में 22 वर्ष में सिद्धार्थ की शादी होने का उल्लेख मिलता है। अंत में राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह मंगल अति उत्कर्ष ढंग से किया और साथ ही साथ दोनों को एक ही साथ मुकुट पहनवाया। सिद्धार्थ बोधिसत्व पूर्व जन्म में बोधिसत्व के समय संसार में अनेक बार विविध रूपों से यशोधरा के साथ अपना सहकारी बनकर जिंदगी बिताए। जन्म गति से दोनों का स्नेह बराबर होने से भी दोनों में काम उद्दीपन नहीं हुआ। राजा शुद्धोधन व रानी प्रजावती गौतमी दोनों ने मिलकर नए राजा रानी को किसी भी वस्तु की कमी होने नहीं दिया। यशोधरा का शुद्धोधन के महल में आने से पहले राज परिवार का भोजन अलग तैयार होता था, लेकिन यशोधरा के आने के बाद राज परिवार का भोजन सेवकों को भी मिलना शुरू हो गया। राजमहल के अलावा पूरे राज्य में यशोधरा का गुण घोष फैल गया। कपिलवस्तु नगर के सभी वासी यशोधरा को अपनी माँ जैसे मानते थे। सिद्धार्थ और यशोधरा के महल में सदैव नृत्य गीत आदि मनोरंजन से भरपूर था। पंचकाम सम्मति से परिपूर्ण होने से भी राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा की जिंदगी एक राजमहल में रहने वाले तपस्वी एवं तपस्विनी का स्वरूप लिया। तपस्वी व तपस्विनी जैसे जीवन बिताने के कारण दोनों को कोई संतान नहीं हुआ। यशोधरा का गर्भधारण सिद्धार्थ के 28 वर्ष की आयु के समय में हुआ था। सिद्धार्थ और यशोधरा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा शुद्धोधन एवं रानी प्रजावती गौतमी आदि लोग काफ़ी दुखी थे। महत्वपूर्ण घटना के संबंध से सिद्धार्थ भी अवगत हो गए। सिद्धार्थ बोधिसत्व के समय में अधिष्ठान पारमिता पूर्ण किया। इसी अधिष्ठान पारमिता शक्ति को स्मरण कराकर तर्जनी उंगली से यशोधरा की नाभि को स्पर्श किया, जिससे राहुल कुमार की उत्पत्ति होने का उल्लेख अभिधार्मिक धर्मरत्न पंडित का मत है। अभिधार्मिक धर्मरत्न पंडित श्रीलंका के लक्ष्मणी अखबार पत्रिका का संस्कारक थे।